तो आज हम देखेंगे कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले अगर हम वेक्टर्स को कंपेयर करने की अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस बेसिस पे वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। हमें यानी कि ये सोचना चाहिए कि वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपेयर हो सकें। तो जो वेक्टर्स होते हैं हम जानते हैं कि वो उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो अगर हमें दो वेक्टर्स को कंपेयर करना है तो हमें क्या कंपेयर करना होगा उन दो वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ ये सोचने के लिए कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं और उनमें अगर दो ही चीज़ें कंपेयर करने के लिए हैं तो उन दोनों चीज़ों में क्या रिलेशन होना चाहिए उन दोनों वेक्टर्स का आपस में। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं कि अगर जब जो ही चीज़ें कंपेयर करने के लिए हैं तो दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि इक्वल वेक्टर्स, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बना रहा हूँ तो उससे थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे है ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। फिर ये मेरा बी वेक्टर है, फिर ये मेरा सी वेक्टर है, फिर ये मेरा डी वेक्टर, ठीक है। और इसको मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, चलिए इतना काफ़ी रहेगा। अब मैं इनमें एक ऐसे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। ये लाइन ये बता रही है कि ये जो वेक्टर्स हैं इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों को एंड टू एंड ये लाइंस इनकम्पस कर रही है, ठीक है, घेरे हुए हैं इधर से और इधर से। तो अब अगर हम देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ठीक है, तो जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। बी वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है, डायरेक्शन इधर है। लेकिन क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होता है, उस एरो की लेंथ से जिससे वो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों ही इधर को जा रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो हमें इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या देखना है कि उन दोनों का डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड। ये दो चीज़ें देखनी होती हैं इक्वल वेक्टर्स के लिए। तो अभी ध्यान से देखो, जो डायरेक्शन है ए की वो किसके बराबर है, बी की डायरेक्शन के बराबर है, क्योंकि दोनों इधर को ही पॉइंट कर रहे हैं। बट क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। समझ में आई बात? वहीं ध्यान से देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर में ध्यान से देखना, ए वेक्टर और सी वेक्टर में जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर को है, ऐसे है, ठीक है, वो ऐसे पॉइंट कर रहा है, और ए वेक्टर उधर को पॉइंट कर रहा है। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का बराबर है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, बट क्या कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू सी वेक्टर। अब अगर मैं ए वेक्टर और डी वेक्टर को कंपेयर करूं, किसको कंपेयर करूं, ए वेक्टर और डी वेक्टर को कंपेयर करूं, तो जो डी की डायरेक्शन है वो किधर को है, इधर को है, ठीक है, डी की डायरेक्शन इधर को है, ए की डायरेक्शन भी इधर ही को है, गुड। और जो ए का मैग्नीट्यूड है और जो डी का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है वो है किसके बराबर, डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ग्राफिकल तरीके से बता रहा हूँ, इसको मैथमेटिकल तरीके से भी हम अभी देखेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू
डी वेक्टर, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, अब ये तो हो गई बातें ग्राफिकली। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो मैथमेटिकली अगर आपको वेक्टर्स को इक्वल दर्शाना है तो क्या करना होता है, पहले आप वेक्टर लिख लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पे आई जे के क्या है, डायरेक्शन वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमने बात करी है इनके बारे में। और फिर एक वेक्टर लिख दूँ मैं बी वेक्टर, वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में उन दोनों वेक्टर्स को लिख लिया है, उनके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में। अब अगर मेरे को इन दोनों को देख के बोलना है कि वेक्टर्स क्या है, बराबर है, तो मैं कैसे बोलूँगा? बात सेम ही रहेगी। देखो ये लॉजिक हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैं अभी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो हम जब वेक्टर्स पढ़ते हैं ना क्लास 12th में, ठीक है, जब क्लास 12th में वेक्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक नाम आएगा डायरेक्शन रेशियोज। क्या नाम आएगा? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये वेक्टर्स के होते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ए है, बी है और जो सी है, ठीक है, ए बी और सी है, और यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, क्या है? एक्स वाई और जेड, ये कहलाते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। देखो नाम में डायरेक्शन है, नाम में डायरेक्शन है, तो कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर आपको सेम देखनी है, आपको पता करना है कि उनकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, क्या उनके डायरेक्शन रेशियोज बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, अगर हम इक्वल वेक्टर्स देखना चाहते हैं और हम ये पहला स्टेप देखना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, तो आप उन दोनों वेक्टर्स के क्या देख लेंगे? डायरेक्शन रेशियोज देख लेंगे। अगर आपने डायरेक्शन रेशियोज देख लिया और वो दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। क्या कह सकते हैं? सेम डायरेक्शन में। अब देखो मैं इनको डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा हूँ, हम इनको और क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स। क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स। मैं इसको कैपिटल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स। तो किन्हीं दो वेक्टर के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स यानी कि डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, मैंने डायरेक्शन रेशियोज वर्ड यूज़ किया है, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर डूइंग दैट। समझ में आया? क्योंकि हमें देखना है कि डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम कब होगी? जब डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज या कहें कि एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स अगर बराबर हैं, ठीक है, तो वो दोनों जो वेक्टर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। सेम डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं। समझ में आया? या तो सेम डायरेक्शन में कहो या आप उन्हें पैरेलल कहो, दोनों सेम चीज़ें हैं। देखो ना, ये जो ए वेक्टर है और डी वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये पैरेलल भी तो है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गए अपने डायरेक्शन रेशियो। अब ये तो हुई डायरेक्शन की बात, तो मैग्नीट्यूड की बात कहाँ से आई? ध्यान से देखना कैसे आई। जो अपना वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, जो ए वेक्टर है उसका मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखने जाऊँ तो क्या बन जाएगा? रूट ओवर ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ये किसका मैग्नीट्यूड है? ए वेक्टर का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो डायरेक्शन सेम है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड इक्वल, देखो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो मतलब अगर हमने डायरेक्शन रेशियोज इक्वल कर दिए, यानी कि हमने क्या कर दिया? करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, यानी कि ए इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, बी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा और सी इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। तो अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज, तो हम ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म्स भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अगर 1 लिख लूँ तो फ्रॉम 1, ये जो अपना पूरा है फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए की जगह एक्स लिख देना, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड, क्योंकि दोनों ये क्या है? आपस में बराबर। तो हमें दोनों ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स हैं ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स में कि आपके
जो वेक्टर लिखे गए हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर उनके जो डायरेक्शन रेशियोज़, या मैं डायरेक्शन रेशियोज़ वर्ड प्रेफर करूँगा क्योंकि डायरेक्शन सेम देखनी है हमें, ठीक है, तो हम डायरेक्शन रेशियोज़ बोल लेंगे। एनीवेज क्लास 12th में आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज़ या उनके एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स अगर बराबर हैं तो द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल। दे आर इक्वल, क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियोज इक्वल हो गए तो ये मॉड ए और मॉड बी वाली टर्म भी इक्वल हो गई, ठीक है, और मॉड ए मॉड बी की टर्म अगर इक्वल हो गई तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, बराबर हो गया, और डायरेक्शन भी सेम हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखाना चाहूँगा, हो सकता है कि वो नोट अभी इतना ज़रूरी ना हो, ठीक है, बट लिखाना ज़रूरी है क्योंकि हाफ नॉलेज नहीं देनी चाहिए कभी भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट क्या है? नोट है कि वेक्टर्स विद प्रोपोर्शनल डायरेक्शन ratios are parallel, या क्या कह सकते हैं, और इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हम जानते हैं, हमने अभी ये वर्ड जो यहाँ पे है डायरेक्शन रेशियोज, ये हम समझ गए हैं कि ये क्या है। प्रोपोर्शनल में शायद थोड़ी हमको दिक्कत आ सकती है, किसमें? प्रोपोर्शनल में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे या पैरेलल होंगे। प्रोपोर्शनल से क्या मतलब होता है? जैसे कि मेरा कोई एक वेक्टर है, इधर लिख रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, मेरा कोई वेक्टर है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और वहीं पे अगर मेरा एक वेक्टर बी है जो कुछ इस तरीके से है कि 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ध्यान से देखना, अब इनके जरा ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनको कंपेयर करो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, यानी कि इसका ट्वाइस है। अगर ये 2 है तो ये इसका 4 है, अगर ये -1 है तो इसका -2, यानी कि प्रोपोर्शनल हो रही है एक दूसरे के, यानी कि एक फिक्स नंबर, यानी कि जो नंबर यहाँ पे 2 है, अगर मैं इस ए वेक्टर के हर डायरेक्शन रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा, कौन सा? बी वेक्टर, ठीक है। दे आर प्रोपोर्शनल, द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी किससे आ रही है? 2 की वजह से आ रही है, यानी कि जो अपना ए वेक्टर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए वेक्टर, यानी कि जो बी का एक्स है कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट है या जेड कंपोनेंट है, यानी कि जो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है कि आप हर एक डायरेक्शन रेशियो को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो बी वेक्टर है वो ऐसा भी हो सकता था, जो मेरा बी वेक्टर है वो ऐसा भी हो सकता था कि आई कैप बाई 2 प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई 2। ध्यान से देखना, मेरा जो बी वेक्टर है वो ऐसा भी हो सकता था, आई कैप बाई 2 प्लस जे कैप बाई 2। तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ किससे आ रही थी? 1/2 से, क्योंकि अगर आप ए वेक्टर के हर डायरेक्शन रेशियो में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। समझ में? तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। और ये जो अपना बी वेक्टर और याला बी वेक्टर और याला बी वेक्टर है, ये भी क्या है? क्या ये सेम डायरेक्शन में होंगे? क्या इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है? ध्यान से देखो, अगर मैं इस वेक्टर में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? बी वेक्टर में अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक डायरेक्शन रेशियो में, यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा। तो ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बेसिकली एक ही वेक्टर से ड्राइव किए हुए वेक्टर्स जो प्रोपोर्शनल हो आपस में, वो पैरेलल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि वेक्टर्स विद प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज आर इन द सेम डायरेक्शन या फिर पैरेलल है, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल हैं
वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में भी होंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इक्वल वेक्टर्स। अब मैं थोड़े आपको इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, ये इसको नोट कर लेना, ठीक है। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस नाउ। ओके, आपको क्या बताना है, आपको करना है आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई पैरेलल वेक्टर्स। ए वेक्टर मैंने लिखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। फिर मैंने एक बी वेक्टर लिखा है जो कि है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1/2 k कैप। फिर मैंने एक सी वेक्टर लिखा है जो कि है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3/2 k कैप। और एक वेक्टर और लिखा है मैंने डी वेक्टर विच इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको करना क्या, आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, पैरेलल, ध्यान से इसको देख लेना, पैरेलल की बात कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल तभी होते हैं जब उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, देखो प्रोपोर्शनल होना और इक्वल होना, मतलब प्रोपोर्शनल अगर है तो इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि अगर ये वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वेक्टर है और यहाँ पे मैं एक वेक्टर बी लिख दूँ जो है 2i, यानी कि एक वेक्टर बी लिख दूँ जिसके हर एक डायरेक्शन रेशियो को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया या 1 से डिवाइड कर दिया, तब भी मुझे सेम ही मिलेगा। तो है तो वो प्रोपोर्शनल, लेकिन उस केस में वो इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हर एक डायरेक्शन रेशियो को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज पेरेंट जो वेक्टर है उसके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर में, देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमने क्या कर दिया है, सब जगह हर जगह 2 से डिवाइड कर दिया है, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ फिर से, तो मैंने क्या कर रखा है कि जो ये जो मेरे को बी वेक्टर मिला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके हर एक डायरेक्शन रेशियो पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये मिला 3i कैप 6j कैप है 3/2 k कैप। तो सिंस बी और सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो बी और सी भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ओके, क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं? क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं? तो ध्यान से अगर देखो आप, तो मेरे को अगर मैं ए वेक्टर के हर डायरेक्शन रेशियो को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ए वेक्टर के हर डायरेक्शन रेशियो को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सी वेक्टर मिल जाता है। देखो 3/2 से करो, 3/2 से करो, ठीक है। तो इसका मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर भी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। ओके, अब डी वेक्टर की बात है, ठीक है। क्या डी वेक्टर पैरेलल है इनमें से किसी के? ध्यान से देखना, आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, ठीक है, आप ए बी सी को किसी भी एक, मतलब इनके हर डायरेक्शन रेशियो को किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे जिससे आपको ये वेक्टर, ये 3 वेक्टर ऐसे मिल जाएं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी ऑफ द अबव वेक्टर्स, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर डी वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा। समझ में आई बात? तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा ध्यान देना, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर या बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नल वेक्टर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? नल वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर बोलें या जीरो वेक्टर बोलें, दोनों एक ही मतलब होता है, ठीक है।
इसको मैं लिख देता हूँ नल वेक्टर। नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखना। नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो, ठीक है। दिस इज अ नल वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। नल वेक्टर को लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, नल वेक्टर इज 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नल वेक्टर। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है जो कि आपको दिख रहा होगा, और इसकी डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, यानी कि इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0 एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे दोनों बातें, ठीक है, नल वेक्टर के बारे में। तो अगर जब इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ अगर होता ही नहीं है तो इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से हम इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। इसकी मदद से हम इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हमने बोलते हैं कि दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर तभी बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ व्हेन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। हम बोलते हैं हमें क्यों चाहिए नल वेक्टर, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। तो दो वेक्टर्स को इक्वल तभी बोला जाएगा इफ एंड ओनली इफ जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर हो, 0 वेक्टर। यहाँ पे मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है, ये हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बात है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा कि मेरा वेक्टर है ए, वही ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा मेरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें देखा है कि हम इनको कैसे ऐड कर रहे होते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं ना, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो वैसे ही हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स आई कैप प्लस b प्लस वाई जे कैप प्लस c प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये सीखा है कि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो, नल वेक्टर के बराबर हो। तो मैंने ये दो वेक्टर लिए, इनका डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस हम किसके बराबर पुट कर देंगे, नल वेक्टर के बराबर। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा इस वेक्टर से, कौन से वेक्टर से, ये नल वेक्टर है ना, तो जब मैं इसको नल वेक्टर से कंपेयर करूँगा, इसको मैंने लिख देना चाहिए यहाँ पे 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कंपैरिजन करने के बाद, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 0 आई कैप से, तो मुझे मिलेगा a प्लस एक्स बराबर 0। अच्छा, मैंने सब जगह माइनस कर रखा है, तो इसको ऐसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली b माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज कि b बराबर 1। c माइनस जेड इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू z। देखो जो बात हम अभी पहले कर रहे थे इससे ग्राफिकल टर्म्स में, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में, वही बात यहाँ से फिर से प्रूव होके आ जा रही है कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएंगे। हालांकि आप सोचोगे कि जब इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। बट जैसे 0 है ना, 0 को हम स्टडी करते हैं तो बहुत उसी तरह से जो नल वेक्टर है इसकी भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमें इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है। समझ में आया ना, दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक नल वेक्टर हो। और उसको मैथमेटिकली अगर हम पुट डाउन करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे, डिफरेंस को नल वेक्टर के बराबर पुट करेंगे, तो हमें खुद ही दिख जाता है कि जो इसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट यानी कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो बराबर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है। कुछ आपको अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उस पर वीडियो बनानी है, तो दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी, आई विल डू दैट, ठीक है। चलिए, ओके।